प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। इन दिनों हम वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम को तैयार कर रहे हैं। तो आज इस परंपरा में, इस कड़ी में हम साहित्य इतिहास की पहली कक्षा कर रहे हैं। हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा भाग 1 ये साहित्य इतिहास का प्रथम बिंदु है। हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा चूंकि एक कक्षा में बहुत बड़ा हो जाएगा, लेखन परंपरा हम 2 भागों में करेंगे और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर, ये पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगी। हिंदी विद प्रीतम सिंह टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहां से इसे डाउनलोड करिए, प्रिंट निकालिए, लिखिए, पर इसको तैयार करिए। देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा, तो साहित्य इतिहास तो बिल्कुल नया शब्द है। आप लोग जानते हैं कि इतिहास का अर्थ है ऐसा ही था, इतिहास का अर्थ है ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ था। जो निश्चित होता है, जो कालानुक्रमिक होता है, वही इतिहास होता है। हिंदी में मध्यकाल में, मध्यकाल का अर्थ है रीतिकाल और भक्तिकाल। तो भक्तिकाल और रीतिकाल में पुस्तकें लिखी गई, पर उन पुस्तकों को हम साहित्य इतिहास नहीं कहते, उनको कवि वृत्त संग्रह के नाम से जाना जाता है। सबसे पहली बात, हमें कवि वृत्त संग्रहों के नाम ही याद करने हैं। देखिए, कवि वृत्त संग्रह का अर्थ क्या है, यानी कवियों का जीवन परिचय। ये शब्द जब आप पढ़ेंगे तो इसका मतलब समझिए, कवियों का जीवन परिचय। तो कवियों के जीवन परिचयों को जिन पुस्तकों में संग्रहित किया गया है, वहां से ये बिंदु शुरू होता है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ। देखिए, 84 वैष्णवन की वार्ता ब्रजभाषा गद्य में लिखी गई पुस्तक है और भक्तिकाल के जो प्रसिद्ध आचार्य हैं वल्लभाचार्य, इसको आप लिख लीजिए चाहे। 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है। देखिए, वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन 84 वैष्णवन की वार्ता में है। प्रसंगवश मैं आपको बताऊं, वल्लभाचार्य का जो संप्रदाय है उसको हम वल्लभ संप्रदाय कहते हैं। उनका जो दर्शन है उसको हम शुद्धाद्वैत कहते हैं। प्रसिद्ध भक्त कवि सूरदास इत्यादि उनके शिष्य हैं। कृष्ण भक्ति के प्रसिद्ध आचार्य हैं वल्लभाचार्य। तो वल्लभ संप्रदाय के जो आचार्य हैं, उनकी परंपरा रही है कि वो सन्यासी नहीं होते थे, गृहस्थ होते थे, अपने परिवार के साथ रहते थे। वल्लभाचार्य का विवाह भी हुआ था, उनके संतान भी थी, और वल्लभाचार्य के जो संतान थी उनका नाम था विठलनाथ। 84 वैष्णवन की वार्ता में गोकुलनाथ जी ने वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन किया है, और 252 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है। 252 वैष्णवन की वार्ता विठलनाथ के शिष्यों का वर्णन करती है। तो ये 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें। लेखक पूछा जा सकता है, विषय वस्तु पूछी जा सकती है। प्रसंगवश आपको बता दे रहा हूं कि ये जो लेखक हैं गोकुलनाथ, ये विठलनाथ के पुत्र हैं। तो वल्लभाचार्य, विठलनाथ और गोकुलनाथ, 252 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ ने लिखी है। अगली पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है, भक्तमाल इस पुस्तक का नाम है, और लेखक हैं नाभादास। नाभादास जी ने भक्तमाल में जिस जिस भक्त के बारे में जो लिखा है उस पर हम एक अलग से कक्षा करेंगे। सबसे पहले तो आपको नाम याद होना चाहिए कि भक्तमाल, इसके लेखक हैं नाभादास, और नाभादास स्वयं राम भक्त कवि थे, इस पर भी प्रश्न बनता है। मध्यकालीन कवि वृत्त संग्रहों में जो पुस्तक हैं ये भी पर्याप्त प्रसिद्ध है। कालिदास हजारा इस पुस्तक का नाम है, और इसके लेखक है कालिदास त्रिवेदी। अगली पुस्तक वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, वल्लभ दिग्विजय, जिसके लेखक हैं यदुनाथ। कविमाला एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं हरिराय। तो ये जो 6 पुस्तकें हम सबसे पहले देख रहे हैं, इनको इतिहास क्यों नहीं कहा गया? इनको कहा गया कवि वृत्त संग्रह। आप इसका अर्थ समझ लीजिए क्या है कवि वृत्त संग्रह। कवियों का जीवन परिचय। इतिहास उसको नहीं कहा गया। इतिहास क्यों नहीं कहा गया? कि उसमें न तो काल विभाजन है, ना उसमें नामकरण है, ना उसमें युगीन विश्लेषण है कि युग क्या था, युगीन प्रवृत्तियों इत्यादि की कोई चर्चा नहीं है। कवियों के बारे में बहुत सुनी सुनाई बातें जो प्रचलित हैं संप्रदायों में, वही उन पुस्तकों में लिखी गई है, इसलिए उनको कवि वृत्त संग्रह कहा जाता है। तो इन कवि वृत्त संग्रहों के आपको नाम सर्वप्रथम याद करने हैं। हिंदी में जो साहित्य इतिहास लेखन है
उसमें 3 पद्धतियां प्रयोग की गई हैं, उनका आप याद रखिए। पहली पद्धति वर्णानुक्रम पद्धति है, आप अंग्रेजी में कह सकते हैं अल्फाबेटिकल मेथड है। तो वर्णानुक्रमी पद्धति का अर्थ क्या है? कवि जिस वर्ण क्रम से हैं उसी वर्ण क्रम से लिखे गए, जैसे कैसे कबीर, कैसे केशव, जैसे शब्दकोश लिखे जाते हैं वर्णानुक्रमी पद्धति से, वैसे लिखे गए अल्फाबेटिकल मेथड से। तो 2 पुस्तकें, गारसादेतासी, जो प्रथम इतिहास लिखा गारसादेतासी ने, वर्णानुक्रमी पद्धति का प्रयोग किया, और शिव सिंह सरोज, जो शिव सिंह सेंगर जी ने लिखा, उसमें भी वर्णानुक्रमी पद्धति का प्रयोग है। अगली पद्धति कालानुक्रमी है। देखिए, इतिहास के जो लक्षण हैं उसमें एक महत्वपूर्ण लक्षण है कालानुक्रम। कालानुक्रम का मतलब समझिए, अंग्रेजी में आप इसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल। कालानुक्रम, जो घटना पहले हुई है उसे पहले लिखा जाता है और जो बाद में हुई है उसे बाद में लिखा जाता है। पूर्व की घटनाएं पूर्व में, पश्चात की घटनाएं पश्चात लिखी जाती हैं। इसको हम कालानुक्रम कहते हैं, समय के हिसाब से, वर्णों के हिसाब से नहीं, समय के हिसाब से। तो कालानुक्रमी पद्धति इतिहास लेखन की उचित पद्धति है। इसका प्रयोग जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है, मिश्र बंधुओं ने किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, शेष सभी लोगों ने कालानुक्रमी पद्धति का प्रयोग किया है। शुक्ल जी का जो इतिहास लेखन है उसके लिए साहित्य इतिहास के लेखकों ने विधेयवादी शब्द का प्रयोग किया है। इसको भी आप समझ लीजिए। विधेयवादी का अर्थ क्या है? विधेयवादी का अर्थ है उद्देश्यपरक। विधेयवादी का अर्थ है युगीन प्रवृत्तियों का विश्लेषण, जिसमें काल विभाजन हो, जिसमें नामकरण हो। इस तरह के साहित्य इतिहास के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है विधेयवादी पद्धति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऐसा साहित्य इतिहास में अवधारणा प्रचलित है। तो तीसरी बात, हम यहां से साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा का आरंभ कर रहे हैं। साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा की प्रथम पुस्तक, इसका नाम फ्रेंच भाषा में है इस्तवार द लॉ लिटरेच्यूर एंदुई एंदुस्तानी। इस शब्द को ठीक से समझिए। इस्तवार द ल लिटरेच्यूर, लिटरेच्यूर का अर्थ है लिटरेचर, अंग्रेजी में जिसको लिटरेचर कहते हैं यानी साहित्य। एंदुई का अर्थ है हिंदुई, हिंदी के लिए यह शब्द इस्तेमाल किया है गारसादेतासी ने, हिंदुई। और हिंदुस्तानी का अर्थ है हिंदुस्तानी। गारसादेतासी ने हिंदुई हिंदुस्तानी का साहित्य लिखा है। तो हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा का प्रथम ग्रंथ आप लोगों को अगर पूछा जाएगा तो पुस्तक का नाम होगा इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, और लेखक का नाम है गारसादेतासी। देखिए, अगर आप बिल्कुल नए विद्यार्थी हैं, प्रथम बार ही साहित्य इतिहास पढ़ रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपके चयन का आधार है ये। आप चयनित होंगे कि नहीं होंगे निर्भर करता है कि आप साहित्य इतिहास जानते हैं कि नहीं जानते हैं। पुस्तक मैं पहले बता चुका हूं आपको, प्रतियोगिता साहित्य नेट सेकंड पेपर की पुस्तक है, प्राथमिक पुस्तक है, पर्याप्त पुस्तक है, रेफरेंस किताबों से बनी है। इस पुस्तक को लीजिए। और ये जो आज का लेक्चर है साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा, ये इस किताब के नए एडिशन में कम कर दिया है, इसलिए बहुत विस्तृत रूप से आपको इसको बता रहा हूं। इसको बार बार याद करिए। और आप वरिष्ठ अध्यापक, स्कूल व्याख्याता, कॉलेज व्याख्याता, यूजीसी नेट, इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी आपको सलाह है कि आपके नित्य प्रतिदिन के अध्ययन में साहित्य इतिहास को महत्वपूर्ण जगह होनी चाहिए। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के जो विद्यार्थी हैं वो दिन में कम से कम 2 घंटा साहित्य इतिहास को पढ़िए। साहित्य इतिहास आप नहीं जानेंगे तो चयन होना बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए। तो देखिए, और लगातार मैं पीडीएफ डालते रहूंगा साहित्य का इतिहास पूरा। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जितना जानना आपका अपेक्षित है उतना मैं आप लोगों को पहुंचाऊंगा। पुस्तक मैंने आपको बता दी है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेच्यूर, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है और फ्रेंच भाषा में लिखा गया। देखिए, अद्भुत बात है, इसलिए पूछे जाने जैसी बात है कि हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में लिखा गया। अब ग्रंथ की दूसरी विशेषताएं देखिए। ग्रंथ 2 भागों में है। वो कथन के रूप में सवाल बनाते, पीएससी कथन के रूप में सवाल बनाती है कि गारसादेतासी की पुस्तक के निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार करिए। वो फ्रेंच भाषा में है।
इतिहास का प्रथम ग्रंथ है और उसका पहला भाग 1839 ईस्वी में। जितनी सूचनाएं मैंने लिखी हैं सब की सब आपको याद करनी है, बार बार पढ़कर याद कीजिए। प्रथम भाग 1839 ईस्वी में और दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। और ये जो ग्रंथ है इसके दूसरे संस्करण का, इसका दूसरा एडिशन, दूसरा संस्करण कब आया? 1871 ईस्वी में आया। ये सूचना विद्यार्थियों को थोड़ा भ्रमित कर देती है। आपको भाग पूछे जाएंगे तो 1839 और 1847 यही दो भाग आपको बताने हैं। इस पुस्तक का, चूंकि ये तो फ्रेंच भाषा में है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में है, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है इस पर भी प्रश्न बनता है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय बहुत प्रसिद्ध विद्वान हैं। इन्होंने ग्रंथ में आए हिंदी कवियों, सभी कवियों का नहीं, क्योंकि गारसद तासी की ये जो पुस्तक है उसमें हिंदी के साथ उर्दू, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत ये कवि भी आ गए। फ्रेंच आदमी थे गारसद तासी, फ्रांसीसी आदमी थे, समझ नहीं सके हिंदी कहाँ शुरू हो रही है, अपभ्रंश कहाँ खत्म हो रही है, हिंदी और उर्दू में क्या अंतर है। तो सभी भाषाओं के कवि उसमें हैं, लेकिन हिंदी में आए कवियों और लेखकों से संबंधित विवरण का अनुवाद किस नाम से किया है इस पर भी प्रश्न बनता है। हिंदुई साहित्य का इतिहास, यही तो किताब का नाम है। एंदुई हिंदुस्तानी, इसका अर्थ है हिंदुई हिंदुस्तानी। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने ग्रंथ में आए हिंदी कवियों और लेखकों से संबंधित विवरणों का अनुवाद हिंदुई साहित्य के इतिहास के नाम से किया है। ये जो सूचनाएं हैं गारसद तासी के बारे में, इस पुस्तक में खूब कमियां रही, हालांकि ये प्रथम इतिहास ग्रंथ है। क्या क्या कमियां हैं इसको देखिए। क्या कमियां हैं? कवियों को कालक्रम से प्रस्तुत नहीं किया। साहित्य इतिहास की बुनियादी शर्त मैंने आपको बताई है कि साहित्य सदैव कालानुक्रमिक होता है जी। अगर वो कालानुक्रमिक नहीं है तो उसे इतिहास नहीं कहा जा सकता, वो क्रोनोलॉजिकल होता है। पहले होने वाली घटनाएं पहले, बाद में होने वाली घटनाएं बाद में लिखी जाती हैं। लेकिन गारसद तासी ने कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्णक्रम से प्रस्तुत किया, अल्फाबेट से उसको प्रस्तुत किया। के से कबीर और के से केशव दोनों साथ साथ लिखे, हालांकि उनके समय में सैकड़ों वर्षों का अंतर है, फिर भी उनको तो अल्फाबेट से लिखना था। ये इसकी सबसे भयंकर कमी है। दूसरा देखिए, उन्होंने काल विभाजन नहीं किया। तो जो पहली पुस्तक है गारसद तासी की किताब, वो प्रथम इतिहास जरूर है, उन्होंने काल विभाजन नहीं किया और युगीन प्रवृत्तियों के विश्लेषण का कोई प्रयास नहीं किया कि आदिकाल में युग कैसा था, लोग क्या कर रहे थे, देश की स्थितियां कैसी थी। इस तरह का कोई प्रयास गारसद तासी ने नहीं किया है। ग्रंथ में आए हिंदी भाषा के कवियों के अतिरिक्त अन्य भाषा के कवियों को भी स्थान दिया गया है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि उन्होंने उर्दू लेखकों को स्थान दिया, प्राकृत को स्थान दिया, अपभ्रंश को स्थान दिया। वो समझ नहीं सके हिंदी की ठीक परिभाषा, विदेशी आदमी थे गारसद तासी, बहुत बड़े विद्वान, पर ये चूक उनसे हुई। और ग्रंथ का जो पहला भाग है, इतने दूसरी भाषा के कवि उन्होंने मिला दिए कि ग्रंथ का जो पहला भाग है उसमें 738 कवि हैं और जिनमें से हिंदी के कवि केवल 72 हैं। 738 में 72, देखिए बहुत कम हिंदी के कवियों को उसमें जगह मिल सकी। वो हिंदी साहित्य के इतिहास की जगह हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने लग गए। गारसद तासी की पुस्तक की ये विशेषताएं। दूसरी पुस्तक हम देख रहे हैं, उसका नाम ये कम प्रसिद्ध है। देखिए भाई, अधिकांश गाइड वगैरह जो आप लोग पढ़ते हो वो किताब छापते भी नहीं है इसको। तबकात शुअरा या तजकिराई शुराई हिंदी, दो नाम है इस किताब के, तबकात शुअरा या तजकिराई शुराई हिंदी। 1848 ईस्वी में। मैं अधिकांश तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को पूछता हूं तो वो पुस्तक का नाम भी नहीं बता सकते हैं। ये डॉक्टर नगेंद्र जिन्होंने साहित्य के इतिहास का संपादन किया है उसमें गारसद तासी की किताब के साथ ही इसका भी नाम लिखा। देखिए, मेरी एकदम पक्की अवधारणा है कि पेपर सेटर पेपर रेफरेंस पुस्तकों से बनाता है और वो रेफरेंस पुस्तकें डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य शुक्ल हैं हमारे लिए। अच्छी पुस्तक वही होती है जो इन पर आधारित होती है, अच्छी तैयारी वही होती है जो इन पर आधारित होती है। आप इनको छोड़कर साहित्य का इतिहास पढ़ने की कोशिश करेंगे, अपने हिसाब से अर्थ निकालेंगे तो गड़बड़ तैयारी में पढ़ेंगे। तबकात शुअरा या तजकिराई शुराई हिंदी डॉक्टर नगेंद्र के साहित्य इतिहास में उल्लिखित है। मूल पुस्तक जिनके पास है वो मेरी कथन को पुष्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस ग्रंथ के लेखक का नाम है मौलवी करीमुद्दीन। 1848 ईस्वी में, देखिए उसको, वो जो पुस्तक 1839 में एक भाग, 1847 में दूसरा भाग आया और इसको
मौलवी करीमुद्दीन ने ये ग्रंथ लिखा। ये ग्रंथ मुख्य रूप से तासी के ग्रंथ का अनुवाद है। एक तरह से तासी के ग्रंथ का अनुवाद करना शुरू किया था मौलवी करीमुद्दीन जी ने, लेकिन अनुवाद कार्य में मौलवी करीमुद्दीन ने अपनी ओर से इतना जोड़ा कि ग्रंथ भिन्न हो गया। अपनी तरफ से अनुवाद करते करते इतनी बातें जोड़ दी कि एक नया ग्रंथ ही तैयार हो गया। तो ये दूसरी पुस्तक हमने पढ़ी है तबकातुश शुअरा या तज़किराए शुअराई, हिंदी साहित्य इतिहास की तीसरी पुस्तक देखिए, शिव सिंह सरोज, पर्याप्त प्रसिद्ध पुस्तक है। देखिए हिंदी साहित्य का लगभग 1000 वर्षों का इतिहास है। लगभग 1000 वर्षों के इतिहास में सभी को साहित्य इतिहास में जगह नहीं मिलती, केवल प्रसिद्ध को साहित्य इतिहास में जगह मिलती है। प्रसिद्ध उपन्यास, प्रसिद्ध कहानियां, प्रसिद्ध कविताएं, और उनमें से भी जो अति प्रसिद्ध हैं उनको लेकर पीएससी सवाल बनाती है भाई। अति प्रसिद्ध को लेकर जो नगेंद्र की पुस्तकों में लिखे गए हैं, जिनका कोई साहित्यिक महत्व है, उन पर प्रश्न बनते हैं। यदि परीक्षार्थी ये सोचता है कि वो बहुत सारी सूचनाएं याद कर लेगा, ऐसा नहीं। उसको प्रसिद्ध रचनाएं, महत्वपूर्ण रचनाएं ऐसे याद करनी है, ठीक है। तो वो जो किताब मैं बता रहा हूँ और नोट्स जो दे रहा हूँ उस पर आप आधारित रहिए, साहित्य इतिहास के सारे सवाल हल हो जाएंगे। देखिए तीसरी जो पुस्तक बता रहा हूं आपको, शिव सिंह सरोज है पुस्तक का नाम। लेखक है शिव सिंह सेंगर, और वर्ष के साथ याद रखना है भाई। इन पुस्तकों को 1883 ईस्वी में लिखी गई, और इस ग्रंथ में लगभग 1000 कवियों का विवरण है। लगभग 1000 कवियों का विवरण इस ग्रंथ में। देखिए साहित्य इतिहास ये सब डॉक्टर नगेंद्र से कह रहा हूं मैं, और पेपर सेटर इन पर ऑप्शन बनाता है। शिव सिंह सरोज में कितने लेखकों का वर्णन है? लगभग 1000 का वर्णन है। ये एक सवाल बनता है। किस साल लिखा गया? सवाल बनता है। लेखक कौन है? इस पर सवाल बनता है। और शिव सिंह सरोज ने भी एकार आदि क्रम का ही प्रयोग किया है। हम पहले देख चुके हैं उनकी पद्धति क्या है, वर्णानुक्रमी पद्धति, अल्फाबेटिकल पद्धति। उन्होंने भी एकार आदि क्रम का विवरण किया है, काल विभाजन नहीं किया है और नामकरण नहीं किया है। तो ये जो दोष गारसाद तासी की पुस्तक में थे, वही उनके अनुवाद तबकातुश शुअरा में है। और तीसरी पुस्तक जो शिव सिंह सरोज जी ने लिखी है, शिव सिंह सरोज जो पुस्तक है शिव सिंह सेंगर साहब ने लिखी है, उसमें भी वही दोष मौजूद हैं। अगली और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक, इसको देखना शुरू करिए। पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जहां साहित्य का इतिहास लिखा है, वहां इसको नॉर्दर्न हिंदुस्तान लिखा है। आप चाहें तो ये भी लिखिए, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये जो पुस्तक है उसकी रचना 1888 ईस्वी में हुई। 1888 में यह पुस्तक एक लेख के रूप में छपी है 1888 में, और इसके लेखक हैं डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन बहुत महत्वपूर्ण आदमी है। महत्वपूर्ण किस मायने में कि भारत का पहला भाषा वैज्ञानिक सर्वेक्षण, आप पास में लिख सकते हैं कहीं भी इसको, भारत का पहला भाषा वैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, यह डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। इसके लिए वो बहुत प्रसिद्ध है। भारत का प्रथम भाषा वैज्ञानिक सर्वेक्षण डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा किया गया। और डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बाद के विषय में एक और भी दिलचस्प बात है कि उनके जो गुरु थे, उनका नाम था प्रोफेसर एटकरसिंस। प्रोफेसर एटकरसिंस संस्कृत के बड़े पंडित थे। विदेशी होने के बावजूद उनके बारे में कहा जाता है कि उनको पाणिनि की अष्टाध्यायी पूरी याद थी, और वो संस्कृत व्याकरण की जटिल से जटिल गुत्थियां सुलझा सकते थे। तो महान गुरु के महान शिष्य हैं डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1888 में इस पुस्तक को लेख के रूप में लिखा। और ये लेख छपा कहाँ था, इस पर भी परीक्षाओं में, नेट की परीक्षाओं में, स्लेट की परीक्षाओं में, पीएससी की परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जनरल के प्रथम भाग में प्रकाशित हुआ। तो आपको पूछा जाएगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लेख के रूप में कहाँ प्रकाशित हुआ? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के एक जनरल यानी भाषा विशेषांक के प्रथम भाग में प्रकाशित हुआ। और 1889 में यह लेख एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की जो पुस्तक है उसका भी हिंदी अनुवाद किया है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। तो देखिए गारसाद तासी की किताब का अनुवाद तो किया है लक्ष्मी सागर जी वार्ष्णेय ने, और किशोरी लाल जी गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, इसको इन्वर्टेड कोमा लगा लीजिएगा आप प्रिंट आउट लें तो, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इस ग्रंथ का
अनुवाद किया। अब देखिए यहाँ विद्यार्थी थोड़े कंफ्यूज होते हैं, जो साल भर पढ़ भी लेते हैं उन विद्यार्थियों की भी क्वेरीज मेरे पास आती है। वो क्वेरीज क्या है कि सर साहित्य का पहला इतिहास किसको माने, क्योंकि नाम दिया है किशोरीलाल जी गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। और कुछ कुछ गाइड भी जो बाजार में प्रचलित हैं कहीं लिख देती हैं सच्चे अर्थों में प्रथम इतिहास, इस अर्थों में प्रथम इतिहास। इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने आप लोगों को बता दिया है जो साहित्य की मूल स्थापना है। जबकि पूछा जाएगा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ, तो आपको बताना है गारसा दत्तासी की पुस्तक इस्तवार ला लिटरेच्योर एंदुई हिंदुस्तानी। कोई कंफ्यूजन, कोई झमेला इस पर है ही नहीं। अगला देखिए, तो गारसा दत्तासी की जो पुस्तक है जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन जी की जो पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका अनुवाद किशोरीलाल गुप्त जी ने किया है। तो इसका नाम है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। इस नाम से अनुवाद किया, अनुवाद का नाम आपने ये रख दिया, इसका मतलब ये प्रथम तो नहीं हो जाता। प्रथम तो गारसा दत्तासी की पुस्तक ही है, सबसे पहले लिखी गई है 1839 में लिखी गई। देखिए कितना बाद 1888 ईस्वी में लिखा गया है। किताब के रूप में एक वर्ष बाद में भी छपा है, 1889 ईस्वी में छपा है। देखना शुरू करिए। इस ग्रंथ की महत्वपूर्ण विशेषता, इन पर सीधा सवाल पूछा जाता है। पहली बात कि यह ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है और कवियों का विवरण काल क्रमानुसार दिया गया है। यह पहली बार हुआ है। कवियों का विवरण किसी ने काल क्रमानुसार पहली बार दिया है तो डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने दिया है। प्रथम बार काल विभाजन किया गया, पहली बार काल विभाजन, हालांकि वो बहुत अस्पष्ट सा है, लेकिन पहले काल विभाजन का श्रेय किसी को जाता है तो डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक में भी प्रयास किया, कुछ कालों के जो उन्होंने चैप्टर्स लगाए हैं उसकी सामान्य प्रवृत्तियों का विवेचन किया है। थोड़ा बहुत बताया है भक्ति काल के बारे में, थोड़ा बताया है रीति काल के बारे में, ऐसा उन्होंने प्रयास किया है। उन्होंने एक अलग तकनीक इस्तेमाल की है कि प्रत्येक कवि को एक संख्या दी है और महत्वपूर्ण बात, केवल हिंदी भाषा के कवियों को ही स्थान दिया गया है। केवल हिंदी भाषा के कवियों को, तो प्राकृत, अपभ्रंश, उर्दू इत्यादि को उन्होंने हटा दिया है। जो गारसा दत्तासी ने किया था वो भूल जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने नहीं की है। और ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात, जिनको मैं मार्क करूं, महत्वपूर्ण बताऊं, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ग्रियर्सन ने ही सर्वप्रथम भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। ये साहित्य की बुनियादी अवधारणा है। ग्रियर्सन ही पहले आदमी है जिन्होंने कहा है भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है। ये ग्रियर्सन के साहित्य इतिहास की उपलब्धियां हैं। देखना शुरू करिए। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा बहुत प्रसिद्ध विद्वान है, मुझे उनका नाम ही बहुत पसंद है, नलिन विलोचन। तो विद्यार्थियों के लिए आज सवाल यही है, नलिन विलोचन इस नाम का अर्थ बताइए मुझे। हिंदी के विधेयवादी, उनका कथन है, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा का एक कथन है, भाई इन्वर्टेड कॉमा मार्क करिएगा इसको, कि हिंदी में विधेयवादी इतिहास के आदिम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं है, प्रत्युत ग्रियर्सन है। हिंदी में विधेयवादी साहित्य इतिहास लेखन शुक्ल जी से शुरू नहीं हुआ, ग्रियर्सन से शुरू हुआ है, ऐसा नलिन विलोचन शर्मा का कथन है। और ग्रियर्सन ने जो काल विभाजन किया है, देखिए पहली बात तो ये कि हमारे लिए देखने जैसी बात है कि उन्होंने चैप्टर्स कितने लगाए हैं। चैप्टर्स उन्होंने 12 लगाए हैं। उन्होंने 12 चैप्टर्स लगाए हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इन 12 चैप्टर्स से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी सवाल मैं विद्यार्थियों का सुन चुका हूँ, जो मैं सुन चुका हूँ सवाल वो कक्षा में ही बताते जाता हूँ। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने साहित्य इतिहास को कितने कालों में, खंडों में बांटा है, तो 11 खंडों में बांटा है। 12वां जो चैप्टर है वो तो विविध अज्ञात तिथि कवि हैं, ये तो कोई विभाजन ही नहीं है। कितने भागों में बांटा है? 11 भागों में बांटा है। इसको आप मार्क कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन आएंगे परीक्षा में 11 और 12 दोनों। 12 गलत होगा, 11 ठीक उत्तर होगा। देखिए डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 11 भागों में बांटा है। हालांकि ये काल विभाजन कोई बहुत सम्यक और संगत नहीं है, लेकिन फिर भी पहला काल विभाजन तो है ही। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहले काल को चारण काल कहा है। अगर आप साहित्य इतिहास पहले पढ़ चुके हैं, पढ़ते ही रहते हैं परीक्षाओं में, तो आप ये सुनते हैं कि आदिकाल का नामकरण डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल किया है। ये देखिए पहला काल विभाजन चारण काल, जिसको आजकल हम आदिकाल कहते हैं। शुक्ल जी ने जिसको वीरगाथा काल कहा है, शुक्ल जी ने जिसको वीरगाथा काल कहा है, जिसको हम आदिकाल कहते हैं, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने उसको चारण काल कहा है। दूसरा,
15वीं शताब्दी का, देखिए 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनरुत्थान, ये दूसरा विभाजन है। मलिक मोहम्मद का प्रेम काव्य तीसरा, ब्रज का कृष्ण काव्य, फिर मुगल दरबार, फिर तुलसीदास, एक अलग चैप्टर ही लगाया है देखिए उन्होंने, तुलसीदास रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि, धार्मिक कवि, अन्य कवि। अच्छा देखिए ये जो 11 काल लगाए हैं उन्होंने, ये सामान्य संज्ञा मात्र हैं, लेकिन चूंकि प्रतियोगी परीक्षा में हम हैं तो वो ये कथन बना सकते हैं कि कौन सा ग्रियर्सन के नामकरण में शामिल है, कौन सा ग्रियर्सन के काल विभाजन में शामिल नहीं है। इन 11 के 11 को आप याद रखिए, बार बार पढ़िए तो याद होंगे। जो मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ ग्रुप पर, आप लोग तो टेलीग्राम चैनल का नाम जानते ही हैं, हिंदी विद प्रीतम सिंह। किसी को दिक्कत हो तो कमेंट से पूछ लेना भैया। हिंदी विद प्रीतम सिंह जो चैनल का नाम है, उस पर पीडीएफ में डाल ही रहा हूँ। पीडीएफ में डाल ही रहा हूं तो आप लोगों को इसको प्रिंट लेना है और बार बार पढ़ना है। दूसरी किताब जो मैंने आप लोगों को बता दी है, प्रतियोगिता साहित्य नेट सेकंड पेपर की किताब, प्रतियोगिता साहित्य नेट सेकंड पेपर की किताब, उसको आपको बार बार पढ़ना है। उसके पीछे ऑब्जेक्टिव जो दिए हुए हैं, चैप्टर आप पढ़ लें, आदिकाल पढ़ लिया तो उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव निकालना है। और एक बात यह भी है कि मैं आप लोगों को, जो भी देखने वाले विद्यार्थी हैं, उनको ये बता दे रहा हूं कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा हिंदी का जो पाठ्यक्रम है इस वर्ष का, उसमें मुझे लगता है कि साहित्य का इतिहास खेल की चाबी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि व्याकरण के प्रश्न नहीं आएंगे, वो भी आएंगे। जो स्नातक का जो पाठ्यक्रम है उस पर भी बहुत प्रश्न आएंगे, लेकिन साहित्य का इतिहास पढ़ लेना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और ये पूरा पाठ्यक्रम, जितना पाठ्यक्रम वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में लिखा है, पूरा का पूरा मैं इस चैनल पर आप लोगों को पूरा करवा देने वाला हूं। सभी आपको पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध हो जाएगा, इसलिए आप लगातार पढ़ते रहिए। रोज के काम को रोज खत्म करिए। जब मैं 3-4 चैप्टर पढ़ा देता हूं, पलटना मुश्किल होता है आप लोगों के लिए। देखिए इसको, उन्होंने चैप्टर क्या क्या लगाए हैं। 9वां चैप्टर लगाया है 18वीं शताब्दी, 10वां चैप्टर लगाया है कंपनी के अंदर हिंदुस्तान। कंपनी के अंदर हिंदुस्तान को भी उन्होंने टुकड़ों में बांटा है, बुंदेलखंड, बघेलखंड, बनारस, अवध और अन्य। 11वां बिंदु लगाया है विक्टोरिया की छत्र छाया में हिंदुस्तान। और 12वां चैप्टर उन्होंने लगाया है विविध अज्ञात तिथि। कवि ये डॉक्टर जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन है। तो पहली बार काल विभाजन हुआ है, पहली बार नामकरण हुआ है, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। और अगली महत्वपूर्ण पुस्तक मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु बड़े बड़े विद्वान हैं मिश्र बंधु। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के कवियों का परिचयात्मक विवरण उन्हीं से लिया, पर आचार्य शुक्ल उनकी स्थापनाओं से दूर तक सहमत नहीं थे। मिश्र बंधु विनोद आप लोगों का अच्छा परिचय हो जाए इसलिए मैं बता रहा हूं। डॉक्टर नगेंद्र जब विद्यार्थी थे और उन्होंने डिलीट किया, डॉक्टर नगेंद्र ने जब डिलीट किया तो उनका जो शोध प्रबंध था उसका नाम था रीति काव्य की भूमिका। रीति काव्य की भूमिका, महाकवि देव और उनका काव्य, ये पूरा नाम है। मैं मूल पुस्तक पढ़ चुका हूं। रीतिकाल की भूमिका, मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा। रीति काव्य की भूमिका, महाकवि देव और उनका काव्य, ये डॉक्टर नगेंद्र का डिलीट का शोध प्रबंध है। और मिश्र बंधु एग्जामिनर थे उस जमाने में, बहुत प्रसिद्ध विद्वान है मिश्र बंधु। डॉक्टर नगेंद्र जब थीसिस लिख रहे हैं तो मिश्र बंधु एग्जामिनर हैं, ये उनके महत्व को दिखाता है। तो मिश्र बंधुओं की जो पुस्तक है उसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। उनकी एक और पुस्तक भी मशहूर है, उसका नाम भी साथ साथ कभी कहीं पढ़ाते हुए मुझे याद नहीं आए, हिंदी नवरत्न, हिंदी नवरत्न के नाम से। हालांकि हिंदी नवरत्न के बारे में सूचनाओं के लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, पर हिंदी नवरत्न उनकी एक और पुस्तक का नाम है, ये भी आप साथ लिख लीजिए। तो मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधुओं ने लिखा है 1913। 1913 में इसलिए कह रहा हूं कि उसका प्रथम भाग 1913 में आया। तो पहला सवाल, मिश्र बंधुओं के नाम, इस पर सवाल हो सकता है। देखिए, पंडित गणेश बिहारी मिश्र, राव राजा डॉक्टर श्याम बिहारी मिश्र और डॉक्टर सुखदेव बिहारी मिश्र, ये 3 मिश्र बंधुओं के नाम है। तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। अब देखिए 3 लोग हैं तो ऑप्शन बनाना बहुत आसान है। पीएससी ऑप्शन बना देती है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। चौथा ऑप्शन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, या मिश्र सरनेम लगा हुआ कोई भी राइटर वो ले लेते हैं, फिर वो पूछ लेते हैं कि मिश्र बंधुओं में इनमें से कौन शामिल नहीं है। तो इनके नाम आपको ठीक से याद रखने हैं, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। उन्होंने मिश्र बंधु विनोद लिखा। ये जो कवियों का काल विभाजन है मिश्र बंधु इत्यादि का, इस पर हम अलग से कक्षा भी करेंगे। मिश्र बंधु विनोद जो है
4 भागों में है। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में और चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधु विनोद भी अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो आज साहित्य इतिहास में हमने जिन पुस्तकों के नाम पढ़े हैं उनको बहुत बढ़िया से आप लोग तैयार करिए। ये PDF टेलीग्राम पर जा रही है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।